तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे ना, डायमेंशनल एनालिसिस, वो सब पढ़े थे। आज के क्लास में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें मतलब फिजिक्स में अगर हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला चीज़ आता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। पता है आपको क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स? या नहीं पता क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? कोई भी चीज़ को जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को मेजर करो, वहाँ पे हमें नंबर्स मिलता है और नंबर्स के साथ साथ कुछ डेसिमल्स भी आते हैं। तो जो नंबर या जो डिजिट्स हमें मिलता है ड्यूरिंग मेजरिंग ए ऑब्जेक्ट, उस सब डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब कोई भी एक नंबर में कौन सा सिग्निफिकेंट या कौन सा डिजिट्स हमारा सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसको बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। ठीक है, उस रूल्स को जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कुछ रूल्स लिख लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके समझा दूँगा। पहले लिख लो फिर समझ लेंगे। देखो, सिग्निफिकेंट रूल्स नंबर्स या फिगर्स पहचानने के लिए हमें ये कुछ रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है। पहले क्या बोला? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं 13.756, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5, चारों सिग्निफिकेंट फिगर, पांचों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्या बोला? ऑल नॉन जीरो नंबर्स। यहाँ पे कोई भी जीरो है नहीं, ऑल नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो डेसिमल के इधर हो उधर हो कहीं पे भी हो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। तो अगर पूछा जाए ये नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो यह क्या बोलोगे? 5। अब आते दूसरा रूल क्या बोलता है? ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं 1005 ये लिखता हूं, तो इसमें ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। क्या लिखा? ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स 5 और 1 के बीच में जीरो है ना? तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो होता है देन दीज जीरोज आर आल्सो काउंट एज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। उसके बाद वाला रूल क्या बोला? ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन डेसिमल डिजिट पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर मैं नंबर लिखूं जैसे ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, सॉरी, अच्छा इसको ऐसे लिखो, ठीक है, राइट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट ये जीरो और ये जीरो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। कैसे? 1 भी है, 2 भी है और 0 भी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट रूल में बात करेंगे। क्या बोला है? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के राइट में जो भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद ये सारे डिजिट्स आते हैं, इसके बाद अगर कोई जीरो आता है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन इसके डेसिमल पॉइंट के तुरंत बाद अगर आता है 0 पॉइंट समथिंग, 0.000 कुछ भी आता है, जितने भी जीरो हो वो सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। उसके बाद क्या बोला? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब all zeros to the right of a decimal point, all zeros to the right of a decimal point but to the left of the non-zero digit, non-zero digit ये है, उसका लेफ्ट और डेसिमल का राइट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता 421.00, ठीक है, तो ये वाला इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने जीरोस हैं वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, क्या बोलते हैं, 0.0161 कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो पांचवा रूल है वो बोलता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये वाला जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। उसके बाद क्या बोला? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब वो कौन से सिस्टम पे हम कर रहे हैं, एसआई यूनिट या एसआई सिस्टम या सीजीएस एनकेएस कोई भी सिस्टम हो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब इसके अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें, कहाँ पे? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन डिजिट, इसका राइट में तो कोई जीरो है नहीं। कौन सा? अगर मैं यहाँ पे जीरो लगाता हूँ, हाँ वो वाला काउंट होगा। पॉइंट के बाद वाला बस मैं पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। पॉइंट के बाद वाला जीरो, इधर तो पॉइंट के बाद और भी बहुत सारे डिजिट्स है ना, तो ये डिजिट 1 के बाद है ना कि पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसको काउंट नहीं करेंगे।
समझे या नहीं समझे? अगर 2-3 नंबर्स कर लो तो क्लैरिटी आ जाएगा। इसमें 4, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे, अभी बताया इस रूल के हिसाब से ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इसमें कितने हैं? यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो कितने होंगे? 4 हो गए या 2 हो? जीरो का बात तब आता है जब डेसिमल पॉइंट की बात आती है। यहाँ पे कुछ आ रहा है डेसिमल पॉइंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कौन सा? 5 और 0। समझे कैसे निकालना है? अब इसको, ये तो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें, क्या? राउंड ऑफ। पता होगा आपको या नहीं पता? रूल बता देता हूं, एक बार क्लियर हो जाएगा। राउंड ऑफ में आपके पास क्या होता है? अगर मेरा कोई भी नंबर 0 से लेके 5 के बीच में रहता है, 0 से लेके 5 के बीच में रहता है, तो हम क्या करते हैं? कोई भी नो चेंज करते नहीं है। और अगर 5 से लेके 9 तक होता है तो हम क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं, +1 करते हैं ना। अगर मैं एक एग्जांपल लेके करूं, जैसे कि 18.35, इसको अगर मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स, तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे? मतलब 3 डिजिट तक, 183 तक। अब 3 के बाद क्या डिजिट आ रहा है? 5। अब अगर 5 हो तो क्या करना हो? 0 से लेके 5 के बीच में अगर होता है, मतलब 1 2 3 4, तब कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर 5 हो जाए, 5 के बाद 5 6 7 8 9, तब हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। तो ये वाला क्या होगा? 18.4 ये होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5, और मुझे अप टू 3 डिजिट बोला है। 3 डिजिट मतलब 1 2 3। अब और एक करो, इसको अप टू 3 डिजिट करो, 3 डिजिट करना, और दूसरा अप टू 4 डिजिट करना, तो क्या होगा? अप टू 3 डिजिट मतलब 1 2 3। यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 6 आ जा रहा है। 6 हमारा क्या है? 4 से, जो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? उसके प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, उसके प्रीवियस नंबर पे ऐड करेंगे ना, प्रीवियस डिजिट पे। समझ नहीं है? जब 3 प्लेसेस बोला है, 5 यहाँ पे है, 3 प्लेसेस बोला है, तो 1 किसके साथ ऐड कर रहे थे? 4 के साथ, 3 के साथ ऐड किए। यहाँ पे 3 डिजिट बोला है, 3 डिजिट कहाँ पे हो गया? 1 2 3 अप टू 3 डिजिट बोला है। हाँ सॉरी, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है? 5 है, तो 1 ऐड करेंगे किसमें? 6 में। हाँ सही बोल रही थी, सॉरी, 12.7 होगा। अब इसको अगर मैं 4 डिजिट पे चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 5 के बाद क्या है? 3, तो ये हमारा अप टू 4 डिजिट काउंट करेंगे तो क्या होगा? कुछ ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 12.65। नहीं समझ आया? हाँ, 3 हमारा लेस देन है ना, तो कोई चेंज नहीं। समझ में आया राउंड ऑफ का कंडीशन? रूल समझ में आया कैसे राउंड ऑफ करते हैं? चलो उसके बाद आते हैं हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। ये क्या होता है? एक्यूरेसी, इसको हम थोड़ा समझते हैं क्या होता है। मान लो मैंने आपको एक पेन दिया और एक स्केल दिया, ठीक है, और मैंने बोला आपको मेजर करने के लिए। पहले मैंने मेजर किया, मुझे मिला इस पेन का रीडिंग कितना, मान लो, और जो एक्चुअल इस पेन का रीडिंग है, जो एक्चुअल रीडिंग है वो मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको पेन दिया मेजर करने के लिए, आपने मेजर, पहले मैंने मेजर किया, जब मैंने मेजर किया तो मुझे क्या मिला? 10.29, ठीक है, या फिर 10.2 बोल दो, 29 में बात बजाए, 10.2 सेंटीमीटर मिला। जब आपको दिया और आपने रीडिंग ली, आपको मिला 10.5। ऐसा हो सकता है क्योंकि एंगल देखने में अगर इधर उधर हो तो रीडिंग में चेंजेस आते हैं। और आपको अगर दिया और आपने तीसरा रीडिंग लिया और उसमें मान लो मुझे रीडिंग आया 9.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 रीडिंग हमने लिए। अब इन तीनों रीडिंग में कौन सा वाला सबसे एक्यूरेट है वो कैसे पता चले? एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल वैल्यू के सबसे पास वाला नंबर वो हमारा एक्यूरेट है। तो सबसे पास वाला नंबर कौन सा है? 9.9। तो दिस रीडिंग इज सेड टू बी एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब क्या हो गया कि आप जो मेजर कर रहे हो, जो चीज को मेजर कर रहे हो, उसके एक्चुअल वैल्यू के कितने नजदीक आप पहुंच के उसको मेजर कर पा रहे हो, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। उसके बाद और एक चीज आता है प्रिसीजन। मान लो जो ये पेन मैंने लिया उसको मैंने मेजर किया, मुझे मिला 10 पॉइंट, उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मैंने बोल दिया 10, ठीक है, राउंड अप करके मैंने 10 बोल दिया। लेकिन जब मैंने उसको स्केल से मेजर किया, ठीक है, मेरे पास एक स्केल है जिसको मैंने मेजर किया तो मुझे रीडिंग मिला कितना?
मुझे मान लो रीडिंग मिल गया 10.21 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे पास जो स्केल था मैं उससे यूज करके 2 डिजिट डेसिमल तक जा सकता हूँ। मैंने आपको दिया, आपने उसे मेजर किया और बोला कि आप रीडिंग है 2.2146, ठीक है। मैंने आपको दिया, आपने मेजर किया 10.214546 या 459 मेजर किया, हम तीनों ने मेजर किया। अब इसमें से अगर पूछा जाए कि कौन सा वैल्यू सबसे प्रिसाइज है, तो कौन सा होगा? ये वाला। क्यों प्रिसाइज होगा? प्रिसाइज का मतलब क्या है? आप इन डेप्थ कितने डेसिमल पॉइंट तक जा रहे हो किसी चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये जो 10 है वो तो हमने राउंड अप करके बोल दिया, लेकिन आप एक्चुअल में उसके पास कितने डेसिमल पॉइंट तक जा सकते हो टू मेजर दैट थिंग, उसी चीज को। जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, ज्यादा एक्यूरेट तो अलग बात है, ज्यादा मतलब क्लोज होगा टू द एक्चुअल रीडिंग, तो उसे बोला जाता है प्रिसीजन। तो इसमें ये कितने 5 डेसिमल प्लेसेस तक गई, ये नहीं गए, आप 4 तक गए, मैं कामचोर हूं, मैं 2 तक गया, कौन मेजर करेगा उतना, ठीक है। तो सबसे प्रिसाइज रीडिंग कौन सा है? ये वाला। समझ में आया प्रिसीजन का मतलब क्या होता है और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्यूरेसी का मतलब आप कितने नजदीक जा सकते हो ओरिजिनल रीडिंग के, और प्रिसीजन मतलब आप इन डेप्थ कितने डेसिमल पॉइंट तक आप मेजर करके जा सकते हो। समझे एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है? अब उसके बाद आता है एरर्स। अब ये एरर्स क्या है? याद रहेगा एक्यूरेसी? लिख लूं, 2 लाइन लिख लो, आज याद रहेगा, 1 महीने बाद भूल जाओ, ठीक है। ये 2 लाइनें लिख लो, एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। अब उसके बाद आते हैं हम एरर्स। एरर्स है क्या? गलती। एरर का मतलब गलती ना। अब गलती कोई भी चीज हम जब मेजर करते हैं, हम हमेशा तो सही है या एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती तो हो जाता है। कभी कभी आप गए हो, मान लो मार्केट आलू खरीदने, और उसे बोले कि 1 किलो आलू दे दो, वो 1 किलो 10 ग्राम 20 ग्राम दे देता है, क्योंकि अगर उसमें से एक आलू निकालता है तो वो 1 किलो से कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको 10 ग्राम 20 ग्राम वो एक्स्ट्रा दे रहा है ना, वो आलू काट के तो नहीं देता आपको, देता है? नहीं। तो वहां पे जो आपको चाहिए और जो आपको मिला, उसमें आपको अंतर देखने को मिला। आपको चाहिए 1 किलो, लेकिन आपको मिला 1 किलो 20 ग्राम मिला ना, तो वो जो 20 ग्राम का डिफरेंस है वो हो गया एरर। तो एरर का मतलब क्या हो गया? जो एक्चुअल वैल्यू है, या फिर ऐसा करो जो मेजर्ड वैल्यू है, माइनस अगर करते हैं हम एक्चुअल वैल्यू से, तो हमें एरर मिल जाएगा। और उसमें प्लस माइनस हो सकता है, या फिर ऐसा अगर मैं बोल दूं आपको चाहिए 1 किलो और उसने आपको दिया 980 ग्राम, तब भी वो 1 किलो के आसपास ही है, तो आपका 20 ग्राम घाटा हो गया। लेकिन अगर आपको वो 1 किलो 10 ग्राम दे दे, तो आप 20 ग्राम आपका फायदा हो गया। तो वहां पे प्लस माइनस हम लगा सकते हैं। तो बेसिकली एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरर को कैलकुलेट करते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर ये करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा एरर मिल जाएगा। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल है। मान लो जो वेइंग मशीन है, देखे होगे इधर लगा रहता है कांटा, और आप यहां पे खड़े होते हो, ठीक है। वेइंग मशीन पहले से ओरिजिनली वो क्या, जब उस पर कुछ चीज नहीं रखा होता है तो वो दिखाता है आपको 2 kg, ठीक है। जब उस पर कोई चीज ना रखा हुआ है तो उसका रीडिंग दिखा रहा है 2 kg। उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ था, कैलिब्रेशन मतलब उसको 0 पे नहीं लाया गया था, वो खराब हो गया या फिर कैलिब्रेशन गड़बड़ हो गया, तो वो जब कुछ भी नहीं रखा जाता तो वो 2 kg दिखा रहा है। अब जाके मैंने उस पर खड़ा हो गया वेइंग मशीन पे, और वो मुझे दिखाया 102 किलो, ठीक है। तो मेरा वेट कितना है? 100 किलो है ना। तो कैसे निकाले? 100 माइनस ये कर दिए, क्योंकि ये आपका एरर वैल्यू है, ये आपको गलती दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं? एरर क्या है? अब इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ एरर। पहला आता है कांस्टेंट एरर। अभी जो वेइंग मशीन के बारे में मैं बात कर रहा था, वेइंग मशीन में पहले से क्या दिखा रहा है? 2 kg बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। मैं खड़ा हुआ, वो दिखाया 102 किलो। मान लो आप खड़े हुए, दिखाया आपको 50 किलो, और एक जन खड़ा हुआ, मान लो उसे दिखाया 60 किलो। तो इसका एक्चुअल वेट कितना होगा? एक्चुअल वेट 100, इसका 48, इसका 58। मतलब यहाँ पे जो एरर निकल रहा है हर इंसान के लिए वही 2 किलो है ना। तो उस टाइप ऑफ एरर को हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर। मतलब कोई भी जाके खड़ा हो जाए या फिर कैसा भी चेंजेस कर लो, उसमें जो एरर होगा वो हमेशा सेम नंबर ही होगा, अमाउंट सेम ही होगा, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर। समझ में आया या नहीं है? कांस्टेंट एरर किसे बोलते हैं? लिख लो इसको, एरर विच अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू इन सेम अमाउंट, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर। उसके बाद आता है आपका सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? मान लो आप एक थर्मोमीटर यूज कर रहे हो, ठीक है। थर्मोमीटर यूज कर रहे हो,
आपके पास 2-3 थर्मोमीटर है और वो डिजिटल है, ठीक है, डिजिटल मतलब देखे होगे ना जिसके अंदर नंबर लिखे आते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर है। आपको पता नहीं कौन सा खराब है, आपने एक थर्मोमीटर से मेजर किया, आपको मिला आपका बॉडी टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर कह लो 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरे से किया उससे भी मिला 25 डिग्री सेल्सियस या सॉरी 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, और या सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, हाँ 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन और एक टेम्परेचर लाए वो दिखाया आपको 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको बाहर ले गए या फिर चलो बाहर लेने की बात छोड़ो, वो बाद में बात करेंगे, 32 डिग्री सेल्सियस दिखाया वो। अब वो जो 32 डिग्री सेल्सियस दिखाया आपको टेम्परेचर, आपको पता नहीं वो उसका एरर किसकी वजह से है, पता नहीं ना, तो वो एरर किस चीज की वजह से, डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, वो जो एरर है वो किसकी वजह से आ रहा है, डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, तो उसी टाइप ऑफ एरर को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, या फिर अगर और थोड़ा प्रिसाइजली जाएं उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करके कोई भी चीज मेजर करते हैं उसमें अगर एरर होता है तो उस चीज को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है बिट बी में सिस्टमैटिक एरर में इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इसकी वजह से भी एरर आ जाता है। मान लो जैसे कि आपको वही थर्मोमीटर की बात लेते हैं, मान लो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, मान लो 100 डिग्री, ठीक है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वो हम कहाँ पे रखते हैं, टंग पे, टंग के नीचे, या फिर हम बगल में रखते हैं ना टेम्परेचर नापने के लिए। अब आपने क्या किया, उसको थोड़ा बाहर रख दिया, मतलब जहाँ पे मर्क्यूरी लगा हुआ होता है वो आपके बॉडी के बाहर है, और आप पकड़ के बैठे हो, 2 मिनट बाद देखे कोई तो टेम्परेचर राइज ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उस चीज़ को करने में कोई गलती की, इसीलिए आपका एरर आया या कोई टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाया, तो वो होता है आपका इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर आप परफेक्टली नहीं करोगे तो उसके वजह से जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक एरर, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में जैसे कि हाँ पर्सनल एरर का एग्जाम्पल क्या था, हाँ ये आया, आप स्कूल में मेजरिंग सिलेंडर देखे होंगे जिसमें लिक्विड मेजर किया जाता है, उसको मेजर करने का सही तरीका क्या है, आपके आँख के सामने रख के जहाँ पे वो आ रहा है रीडिंग, वो रीडिंग को लिखना। लेकिन आप अगर ऐसे करके लिखोगे तो एंगल चेंज हुआ तो उसमें आपको रीडिंग में लेने में गड़बड़ होगा, चाहे वो डिस पॉइंट में भी क्यों ना हो, तो गड़बड़ तो होगा। मान लो आपको 2 ml चाहिए, आप उसमें डाल देंगे ऐसे अगर देखें तो आपको 2.1 का 2 ml ही दिखेगा, तो वहाँ पे आपने डाल दिया 2.1 ml, तो वो गड़बड़, वो आपका पर्सनल एरर होता है। मतलब आप खुद से जब कोई भी चीज़ मेजर करते हुए गलती करते हो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पर्सनल एरर। उसके बाद क्या आ जाता है, एक्सटर्नल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस का मतलब मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अचानक से हल्का सा भूकंप आ गया तो बेंच भी हिल गया, तो आप जो मेजर कर रहे थे वो थोड़ा हिल गया, तो आपको फिर से मेजर करना पड़ता है। अगर उस दौरान मेजर करोगे तो गड़बड़, मैं ऐसे भूकंप वाला एग्जांपल ऐसा ही दे दिया। या फिर हो सकता है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपका दोस्त आपसे पीछे से आया और जगह कम है, चलते चलते उसका कंधा आपके बॉडी में लग गया तो आप भी हिल गए, तो दीज आर एक्सटर्नल कॉजेज जिसकी वजह से हमें एरर मिलता है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ हाँ। और उसके बाद और एक चीज आता है ग्रॉस एरर। थर्ड में ग्रॉस एरर क्या होता है, मान लो आपको बोला गया कि इस ट्रक में 1000 चावल के बस्ते लोड करवाना है, ठीक है। आप वहां पे बैठे बैठे तो नहीं कर सकते ना, बैठोगे क्या 1000 जाएगा जब तक आप गिनोगे, तो उसके लिए हमारा क्या एक कंडीशन होता है कि काउंट कर देना, कि रो और कॉलम काउंट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या हो गया कि पीछे वाले रैक में उसने 1-2 बस्ता कम रखा, लेकिन सामने वो 5 दिखा दिया, तो आपको पीछे वाले में क्या है पता नहीं चलेगा, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और बता दिया हाँ 1000 बस्ता है, लेकिन पीछे 1-2 का तो कम होगा, तो वो जो एरर होता है वो होता है ग्रॉस एरर। जब आप बहुत बड़े अमाउंट को काउंट करते हो या मेजर करने जाते हो तब वो चीजें हो जाती है, ठीक है। ये था आपका कुछ टाइप्स ऑफ एरर। अब आते हैं इसमें हम उसे निकाल कैसे सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं या फिर फाइंड कैसे कर सकते हैं। अच्छा, स्कूल में कभी आप लोग अभी तक एक्सपेरिमेंट किए हो लैब में? नहीं किए। चलो अभी जब आप क्लास 11 में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, मान लो आपको मेजर करना है क्या, पेंडुलम अगर है, मान लो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेंडुलम है और आपने उसको ऐसे उठाया और छोड़ दिया, ठीक है, और पूछा गया आपको, मतलब बोला गया कि 1 मिनट में ये पेंडुलम कितने बार ऑसिलेट करता है, काउंट करो। ये मान लो आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आपने 1 मिनट में काउंट किया, 1 मिनट स्टॉपर्स लगाया, उसको पकड़ा, छोड़ दिया, ऑसिलेट करने लगा। आपने मान लो 1 मिनट में काउंट किया, पहला रीडिंग मान लो N1 आपने लिया, मान लो 50 बार 1 मिनट में हुआ, ठीक है। आपने मैम को बुलाया, मैम हो गया, मैम आगे गुस्से में पूछेंगे इतना जल्दी हो गया, कितना निकाले, कितना है मैम, एक बार में निकाल लिया 50। मैम बोलेंगे नहीं 5 बार करो उसे, फिर से ये होगा, करोगे आप लोग 5 बार करो, क्यों, तो आप तो मैम बोली तो करना पड़ेगा, तो आपने 5 रीडिंग ली, N2 लिया, आपको जब N2 आपने निकाला आपको मिला 48, जब N3 आप रीडिंग लोगे आपको मान लो मिल गया 52, N4 आपने लिया रीडिंग, उसमें मान लो मिल गया 56, और N5 आपने रीडिंग लिया, आपको मिल गया मान लो 46, ठीक है। अब क्या ये सारे वैल्यू सेम है? नहीं है।
और आप क्या ऐसे बता सकते हो कि आपने कौन से किसको मतलब अच्छे तरीके से आपने पेंडुलम को स्विंग करवाया? आप वो भी तो नहीं बोल सकते। कभी कभी हो सकता है आपने यहाँ तक लाके छोड़ दिया, कभी कभी हो सकता है आपने इतना थोड़ा दूर ले आए, कभी कभी थोड़ा पास से छोड़ दिया, तो ये वेरिएशन आ सकता है, आ सकता है ना। तो अगर आ सकता है तो इसमें से कौन सा ट्रू वैल्यू है वो तो पता नहीं हम, और आप बता भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैम ने आपको 5 रीडिंग लेने के लिए बोला, और ये 5 रीडिंग लेने के बाद आप क्या करते हो, आप इसको ऐड करके इसका मीन निकाल लेते हो। मीन निकालने के बाद आपको क्या मिल जाएगा कि एवरेजली 1 मिनट में ये कितने बार ऑसिलेट करता है। समझ में आया ना? तो जब भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, 5 रीडिंग इसलिए बोला जाता है टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू मिल जाएगा तो वो आपको एक्यूरेसी के आसपास लेके पूरा एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं बोलेगा, लेकिन एक्यूरेसी के आसपास वाला वैल्यू बता देगा। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे तो मीन आपका रीडिंग क्या होगा, या मीन ए मान लो हमारा रीडिंग है, या फिर एन ही लिया है ना रीडिंग को, तो एन मीन मान लो। तो जो मीन वैल्यू है आप कैसे निकालोगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 बाय 5, क्योंकि 5 रीडिंग लियो, तो ये आपका मीन वैल्यू आ गया ना। तो अब ये तो हो गया आपका मीन। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आप जितना ज्यादा रीडिंग लेते हो, 5 के बदले अगर आप 50 लेते हो रीडिंग, तो आपका वहां पे एरर जो होता है वो बहुत, जब आप मीन निकालोगे आपको बहुत कम एरर मिलेगा, क्योंकि वो एवरेज में बढ़ जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जितना ज्यादा रीडिंग ले सकते हो उतना अच्छा है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये कोविड का सिचुएशन, कोविड के सिचुएशन में जो क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, पहले 10 लोगों पे किया जाता है, फिर 100 लोगों पे किया जाता है, फिर 1000 लोगों पे किया जाता है, फिर 10,000 लोगों पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन बना लैब में 10,000 लोगों को एक साथ दे दिए, नहीं होता ऐसा। अब उसमें अगर कुछ खराबी आ जाए तो 10,000 लोगों को कहाँ पकड़ते बैठोगे? 10 लोगों में सक्सेसफुल हुआ, फिर 100, फिर ऐसे बढ़ाया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि आपका जो गलती होने का चांसेस वो बहुत मिनिमम हो जाता है। इसलिए आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग लोगे उतना आपके लिए फायदा है। उससे आप क्या कर सकते हो, आप एरर को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें आते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, इसको जरा देखते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, मान लो आपने ये एन मीन निकाल लिया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एन बार। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखा जाता है, डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या हो जाएगा, आपने ये जो वैल्यू निकाला एन बार माइनस n1 कर दो, या फिर डेल्टा n1 अगर निकालें तो माइनस n1 अगर मैं करता हूं तो मुझे एक वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू माइनस ये करेंगे, आइदर प्लस में मिलेगा या फिर माइनस में मिलेगा, जो भी मिलेगा वो आपका होता है एब्सोल्यूट एरर। वैसे ही अगर मैं डेल्टा n2 निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, n बार माइनस n2। डेल्टा n3 निकालना चाहूं तो n बार माइनस n3। तो दीज एरर्स या दीज एरर्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर्स। देखो यहाँ पे जब आप एब्सोल्यूट एरर निकाले तो यहाँ पे आपको प्लस भी मिल सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी मिल सकता है, या फिर नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है ना। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड मतलब डेल्टा n1 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा n2 का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा n3 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो सारा प्लस बन जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, जो नेगेटिव में भी यहाँ पे नंबर आएगा वो सारा प्लस हो जाएगा। और उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे 3 से, मैंने यहाँ पे 3 लिया है तो 3 डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मुझे जो चीज मिलेगा ये आपका होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको कैसे लिखा जाता है, डेल्टा n बार। ये होता है आपका मीन या फिर फाइनल एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, उसको हम लिखते हैं डेल, ये डेल है, डेल का सिंबल। ठीक है, ये होता है डेल्टा, ये है डेल। डेल एन इज इक्वल टू आपका होता है, हाँ सिग्मा भी सही बोलते हैं, सिग्मा भी वही है। डेल ए इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एन बार बाय एन बार। ये वैल्यू और ये वैल्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इस वैल्यू से इस वैल्यू को अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे जो एरर मिलेगा वो होगा रिलेटिव एरर। ठीक है, उसके बाद आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, अब ये परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इनटू 100। मतलब डेल्टा एन बार बाय एन बार इनटू अगर 100 कर दो तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी में भी है। आपको स्कूल में एरर पढ़ा है, आपके सिलेबस में है, तो पढ़ाया कैसे नहीं है। तो मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया, आपको कुछ 5 रीडिंग दे दिया होगा और बोला होगा परसेंटेज एरर निकालो, तो निकाल पाओगे? ये लिख लो सर, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना। एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो क्वेश्चन क्या बोला है, इन सक्सेसिव मेजरमेंट, मत लिखो, मैं समझा दे रहा हूँ, रीडिंग वैल्यू लिख दूंगा फिर सॉल्व करना। इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वेयर क्या क्या बोला है, 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। एक पेंडुलम का ऑसिलेशन जब करवाया जा रहा था तो इसका टाइम पीरियड रीड करके लिख दिया गया। अब उसमें पूछा है आपको कैलकुलेट बिट 1 में मीन वैल्यू, बिट 2 में एब्सोल्यूट एरर
इन ईच मेजरमेंट। फिर बिट 3 में मीन एब्सोल्यूट एरर, बिट 4 में रिलेटिव एरर और बिट 5 में परसेंटेज एरर। सारा चीज़ें कर लो एक बार तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलो मीन वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा 2.63 बिट 1, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय कितना रीडिंग है 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका। इसको अगर ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 13.12 बाय 5, ये मिल रहा है। वन टू का देखो 1 2 ना, हेडिंग में गलत किया, 13.12 बाय 5 और इसको अगर डिवाइड करोगे तो लगभग आपको मिलेगा 2.624 सेकेंड। ये आपका क्या मिल गया, आपका मीन वैल्यू। उसके बाद आते हैं बिट 2। बिट 2 क्या बोला है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करना होता है, ये वाला माइनस सारा रीडिंग, तो क्या हो जाएगा 2.624 माइनस 2.63, उसके बाद 2.624 माइनस 2.56, उसके बाद 2.624 माइनस 2.42, फिर 2.624 माइनस 2.71, 2.624 माइनस 2.80, तो कितना वैल्यू मिलेगा। पहला वाला होगा माइनस 0.01, दूसरा वाला कितना होगा 0.06, तीसरा वाला कितना होगा 0.20, ये होगा तीसरा वाला, ये वाला होगा माइनस 0.09 और ये वाला कितना होगा माइनस 0.18। ये सारे आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएंगे। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, बिट 3 मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ये सबका मॉडुलस को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना होगा 0.54 बाय 5, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.108। और इसको अगर हम थोड़ा राउंड अप करें तो 0.11 सेकेंड ये होगा। उसके बाद क्या बोला था बिट 4 में रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, ये डिवाइडेड बाय 2.624, तो 0.11 डिवाइडेड बाय 2.624, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी अराउंड 0.0419, ये होगा। इसको अगर थोड़ा राउंड अप करते हैं तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.04, ये होगा। और अगर परसेंटेज एरर उसके बाद पूछा है तो ये 0.04 इंटू 100%, 100, तो ये कितना हो जाएगा 4%, ये होगा। ऐसे हमें सॉल्व करना है, समझ में आया। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये लास्ट टॉपिक है आपका एरर में और इस चैप्टर में भी। मान लो मेरे पास एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी है जिसको मैंने मेजर किया, तो मुझे क्या मिला a प्लस डेल्टा a, उसका एरर मिला प्लस माइनस a, ठीक है। और b भी एक क्वांटिटी है जिसका मुझे एरर मिला b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, c, मान लो मुझे c मिलता है और दैट c क्वांटिटी मिलता है और c का वैल्यू कितना मिलेगा, c प्लस माइनस डेल्टा c मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है ये जो डेल्टा c का वैल्यू क्या है, जो वो निकालना है, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तभी मुझे ये मिलेगा, मतलब c प्लस माइनस डेल्टा c शुड बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ये होना चाहिए। ये होगा तभी जाके, ये दोनों को ऐड करेंगे तभी ये मिलेगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर किया तो ये मिला, ये डेल्टा है उसका एरर है, ये उसका एक्चुअल वैल्यू है। ये a इक्वल टू, ये मत समझना, इसका मतलब क्या होता है, a एक क्वांटिटी है जिसको अब मैंने मेजर किया तो मुझे ये चीज मिला, जब इसको मेजर किया तो ये चीज मिला, इसको मेजर किया तो ये चीज, इसको ऐड किया तो मुझे ये चीज मिला, समझे। तो c प्लस माइनस डेल्टा c शुड बी दिस। अब इसमें से मैं अगर इसको ऐसे लिखूं a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा b, कुछ गलत होगा, ये एरर होना चाहिए। अब इस चीज को अगर इस चीज से कंपेयर कर दूं तो डेल्टा c मेरा मुझे क्या मिल रहा है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b मिल रहा है। तो इसमें जो एरर मिलेगा वो
विल बी इसका एरर प्लस इसका एरर होगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो मुझे जो ये इसका जो वैल्यू है मुझे क्या मिला 2 प्लस माइनस डेल्टा, मान लो प्लस 2 प्लस माइनस 0.01, और ये मुझे इसका एक क्वांटिटी है 3 प्लस माइनस 0.02। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 5 प्लस माइनस 0.03। तो इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव एरर था वो मुझे इस थर्ड क्वांटिटी में भी मिल जाएगा। समझे या नहीं समझे? पक्का? चलो अब ये तो हो गया एडिशन की बात। अगर यहां पे मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा होता, मतलब अगर इन दोनों क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करता और मुझे ये मिल रहा है तो क्या होगा? मतलब ये दोनों को, इन दोनों के बीच में ये माइनस होना चाहिए। ये एडिशन वाला लिख चुके हो क्या? लिखो जल्दी, लिख ले। अब यहां पे अगर मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं, सब्सट्रैक्शन में इस थोड़ा समझना, सब्सट्रैक्शन में ही लोचा होता है। सब्सट्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वांटिटी को जब मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मुझे ये मिलता है, तो दिस वन शुड बी इक्वल टू ये माइनस ये। अब यहां पे थोड़ा चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा बी। ये होगा क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं एग्जांपल लेके। मान लो मेरे पास ये क्वांटिटी है 5 प्लस माइनस 0.4 या 0.04, और ये क्वांटिटी है 2 प्लस माइनस 0.03, और प्लस माइनस को मैं थोड़ा हटा देता हूं, अगर नेगलेक्ट करता हूं, यहां पे मान लो प्लस, यहां पे मान लो माइनस है। मेरा एरर पहला ये वाला है और दूसरा वाला ये है। अब इनको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या करूंगा, 5 माइनस 2 करता हूं तो कितना मिलेगा 3, और इन दोनों को भी तो मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है, माइनस है। तो एरर मेरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 0.01 होगा या नहीं होगा? इसीलिए मैंने यहां पे ये साइन चेंज किया, क्योंकि जब इधर प्लस माइनस चेंज होगा, अगर यहां पे प्लस होता, यहां पे प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां पे अलग अलग साइन जब आ जाते हैं तब दिक्कत होता है। तो अलग अलग साइन के लिए हम ये यहां पे क्या मान के चलते हैं, या फिर हम यहां पे जो एरर का वैल्यू निकाल रहे हैं वो क्या है, मैक्सिमम एरर कब हो सकता है। अगर मैं यहां पे प्लस लगा दूं और यहां पे माइनस है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने में मुझे मैक्सिमम एरर कितना मिल सकता है। मैक्सिमम एरर का मतलब अगर दोनों का सेम साइन होता तो ये तो सब्सट्रैक्ट हो जाते ना। अगर सेम साइन होता तो 4 माइनस 3 हो जाते तो मुझे ये मिलता, लेकिन अगर दोनों का माइनस साइन होता तो ऐड हो जाते, कितना होता 0.007, और उसके सामने माइनस साइन होता। वो माइनस साइन को अगर मैं हटा दूं तो यहां पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रहा है, जब मैं इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं तभी मिल रहा है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर डेल्टा सी इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये होता है। समझे या नहीं समझ में आया? और एक बार कहां पे मैक्सिमम वैल्यू वाला। अच्छा, अगर यहां पे मेरा एरर ऐसा कुछ होता माइनस और ये माइनस, तो ये एरर कितना होता, ये माइनस माइनस है दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.07। तो मैक्सिमम एरर जब मैं इस चीज को ऐड सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैक्सिमम एरर मुझे कितना मिल रहा है 0.07। और अगर यहां पे मान लो यहां पे प्लस होता, यहां पे माइनस होता तो मुझे क्या मिलता -0.1। लेकिन अगर यहां पे माइनस होता और यहां पे प्लस होता तो मुझे क्या मिलता +0.01 मिलता ना। तो एरर चेंज हो रहा है, ये डिपेंडिंग ऑन दिस साइंस। तो मैक्सिमम एरर मुझे कब मिल सकता, कितना हो सकता है, जब मैं इन दोनों को ऐड ही कर दूं तभी तो मैक्सिमम एरर मिल सकता है ना। तो वही है फॉर द मैक्सिमम एरर, कोई भी सब्सट्रैक्शन के दौरान मैक्सिमम एरर मुझे कब मिल सकता है, जब वो डिपेंड करता है इनके बीच में एरर प्लस में है या माइनस में। तो मैक्सिमम एरर कैसे मिल सकता है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। समझे? पक्का? चलो अब आते हैं प्रोडक्ट में। इसको यूज करेंगे, इसको निकालने के लिए हम थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे। प्रोडक्ट, मान लो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये चीज मिल रहा है। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, C प्लस माइनस डेल्टा C शुड बी इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A इनटू B प्लस माइनस डेल्टा B। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी मुझे ये मिलेगा। अब इसमें थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हैं। क्या होगा, A इंटू बी AB ये होगा, फिर A इंटू डेल्टा B क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन है ना उसके सामने, तो प्लस माइनस A डेल्टा B ये होगा या नहीं होगा? बेसिक मैथमेटिक्स, जब A प्लस B होता है और C प्लस D होता है, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, A को C के साथ, A को D के साथ, फिर प्लस B को C के साथ, B को D के साथ। वैसे ही A को इसके साथ, फिर A को इसके साथ। कहाँ हो तुम, इधर ही हो तो। हाँ, फिर डेल्टा A को इसके साथ, तो प्लस माइनस डेल्टा A, या फिर इसको हम अगर ऐसे लिखे B डेल्टा A तो कुछ गलत होगा,
फिर डेल्टा ए को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये होगा या नहीं होगा? अब मैं बोथ साइड डिवाइड करता हूं, क्या डिवाइड करूं, हाँ इस तरफ ये क्या था, सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ये था। अब अगर मैं बोथ साइड, इस साइड में सी डिवाइड कर देता हूं, मतलब होल डिवाइडेड बाय सी, और इस साइड में होल डिवाइडेड बाय कर देता हूं ए बी, ठीक है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी होगा ना, मुझे यही तो चाहिए, सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी। तो मैंने इस साइड में सी डिवाइड किया, इस साइड में ए बी डिवाइड किया, दोनों इक्वल क्वांटिटीज है, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी, ये बनेगा। और ये क्या बनेगा ए बी, तो 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये बनेगा। फिर प्लस माइनस ए बी, हाँ बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये बनेगा मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको अगर मैं काटूं यहां से, ए और ए गेट्स कैंसिल, यहां से बी और बी गेट्स कैंसिल, इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, डेल्टा ए अपॉन ए, या फिर इस साइड लिखो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू ए बाय ए, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये मिल रहा है। मैंने इसके साथ क्या किया, ए को ए के साथ रख दिया, डेल्टा बी के साथ बी को रख दिया, और अलग अलग कर दिया। नहीं समझा? ए बी अपॉन सी डी अगर है तो मैं क्या इसको ए बाई सी इंटू बी बाई डी लिख नहीं सकता, वही किया। अब यहां पे देखो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज होता है। स्मॉल क्वांटिटीज मतलब अगर मैं इनको डिवाइड करूं, मतलब डेल्टा ए क्या है, एरर है, एरर बाय एक्चुअल वैल्यू, डिवाइड करता हूं ये और ये, मतलब एरर मुझे कितना मिलेगा 0.01 मिलेगा मैक्स टू मैक्स, और ये ए का वैल्यू मुझे कितना मिल सकता है 11। एरर हमेशा हमारा इस फॉर्म में रहता है ना, 0.01 0.02 0.1, ऐसा इतना कम ही तो एरर निकलता है। या फिर आपको 5 मीटर देने मेजर करने के लिए बोलो, आप 5 मीटर की जगह उसे 10 मीटर थोड़ी बोलोगे, 5 मीटर का एरर तो नहीं निकलेगा ना, एरर निकलेगा अगर पॉइंट में निकलेगा, डेसिमल में निकलेगा। तो इसमें अगर एरर 0.01 बाय 11 ये हो गया। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा 1 बाय 1100। वैसे ही दूसरे वाले का अगर वैल्यू मिल जाए 0.02 बाय 10 तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय, इसको 12 कर दो, 1200 कितना मिलेगा। अब इसको डिवाइड करोगे बहुत स्मॉल वैल्यू मिलेगा, और इसको डिवाइड करके स्मॉल वैल्यू मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो और भी स्मॉल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? नहीं समझ आएगा। और स्मॉल कैसे होगा? अगर मैं इसको थोड़ा और आसान भाषा में करना चाहूँ, इधर मान लो 11 आ गया और इधर मान लो 12 आ गया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय 100, और ये हो गया 1 बाय 100, मतलब कितना हो गया 0.01 ना, 0.01 और 0.01, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 1 बाय 1 के साथ 4 जीरो, दैट इज इक्वल टू 0.0001। तो ये और छोटा नहीं हो जाएगा। तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बहुत स्मॉल वैल्यू में मिलेगा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी स्मॉल, हेंस नेग्लेक्टेड। तो मुझे डेल्टा सी अपॉन, देयरफॉर डेल्टा सी अपॉन सी मुझे कितना मिल जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमें मिलेगा। तो एरर का वैल्यू ये है। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट में ये है। अगर मैं डिवीजन के लिए भी केस निकालूं, उसको भी अगर थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करूं, तो डिवीजन के लिए भी यही सेम चीज आएगा। ठीक है, तो फोर्थ में लिखना डिवीजन के लिए डायरेक्ट वैल्यू लिख देना, फॉर डिवीजन डेल्टा सी अपॉन सी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर करना चाहते हो तो घर में ये इस चीज़ को डिवाइड करके कर सकते हो, वही सेम चीज़ होगा, आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब इस पे इसी के बेसिस पे हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, बोला है 2 रेजिस्टेंसेस R1 आपको गिवन है 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 आपको गिवन है 200 प्लस माइनस 4 ओम। 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, जिनका ये वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3 ओम और 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, और बोला ये दोनों आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप लोग तो ये पढ़े भी होंगे, सीबीएसई में तो था, क्लास 10th में था। हाँ, दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, और पूछा है व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो,
करते थे ना, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना, R1 प्लस R2। इन दोनों को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम, ये होगा। तो कितना हो जाएगा, मैंने बताया था इन दोनों एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दो और एरर को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम, ये होगा, प्लस माइनस 7 बाहर होगा। समझ में आया, बेसिक है और कुछ नहीं। हाँ तो 300 ओम ही है, 7 ओम एरर है। अच्छा इसके लिए ये सबके लिए ब्रैकेट है बेटा। अच्छा ये ओम में अंदर लिख दिया तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, ठीक है। ये अब खुश, हाँ चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। मतलब जब मास मेजर किया गया तो उसमें परसेंटेज एरर कितना है, 2%। मास एंड स्पीड जब मेजर किया गया तो उसमें भी परसेंटेज एरर आपको मिला कितना, 3%। ठीक है, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहां पे मुझे क्या बोला है कि कितना मैक्सिमम एरर मुझे मिल सकता है व्हाइल कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब इनका जो एरर होगा वो भी मल्टीप्लाई ही होगा। और मल्टीप्लाई जब होता है तब हम मैक्सिमम एरर कैसे निकाल सकते हैं, मान लो काइनेटिक एनर्जी के लिए डेल्टा के ई अपॉन के ई, ये होना चाहिए डेल्टा के ई अपॉन के ई। और आज बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज है तो हमें यहाँ पे रिजल्ट भी परसेंटेज में मिलेगा, तो इंटू 100 दैट शुड बी इक्वल टू मास का एरर मतलब डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, ये गिवन है, हमें गिवन है या नहीं है। और वेलोसिटी का क्या है, v स्क्वायर। अच्छा मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन का जब मैंने एरर निकाला, कहाँ गया डेल्टा सी अपॉन सी, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी होगा ना, हाँ वही। और यहाँ पे क्या है v स्क्वायर। अच्छा इस v स्क्वायर को मैं थोड़ा इधर देखो अलग से, v स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, v इंटू वी लिख सकता हूँ। अगर अब v इंटू वी अगर कर रहा हूँ और इसमें जो एरर निकलेगा वेलोसिटी में, मान लो इसका जो एरर है, स्पीड का जो एरर है 3% है, जब 2 बार मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी एरर भी हमारा ट्वाइस हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो डेल्टा v विल बी इक्वल टू कितना, फॉर इसके लिए 9% नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू एरर, परसेंटेज एरर, नहीं समझ आया। हाँ 2 बार मिलेगा ना मुझे एरर, 2 बार मिलेगा ना, इसलिए 2 इंटू, अगर यहाँ पे क्यूब होता है तो 3 इंटू, अगर 4 गुना होता है 4 टाइम होता है तो 4 इंटू, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर ये होना चाहिए, क्योंकि मैं v स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो दोनों v स्क्वायर जब निकाल रहा हूँ इसके लिए भी एरर होगा और इसके लिए भी एरर होगा, और इसके लिए जो एरर है इसके लिए भी तो सेम ही एरर होगा ना। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू एक एरर कर दो, जितना मिलेगा उतना। तो यहाँ पे ये एरर काइनेटिक 100 प्लस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई, ये होगा। अच्छा आपके दिमाग में आ सकता है ये प्लस सर कहाँ क्यों किए, कहाँ फॉर्मूले में है ना प्लस, हाँ चलो लग रहा था पूछ लोगे कहीं। तो इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा m अपॉन m मुझे कितना है 2%, मास के लिए कितना है 2% गिवन है डायरेक्ट, 2% प्लस 2 इंटू ये कितना गिवन है 3, तो कितना हो जाए 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8% है। तो परसेंटेज चेंज मैक्सिमम एरर हमें कितना मिल सकता है व्हाइल कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी, 8%। समझ में आया कैसे किया गया, और एक बार शुरू से बता दें। मान लो मास हमें ये गिवन है, मास में एरर हमारा 2% है और स्पीड में एरर हमारा 3% है। अब मुझे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मास का भी एरर होगा और v का भी एरर होगा, और v का कितना टाइम एरर होगा 2 टाइम्स, क्योंकि v स्क्वायर है तो v को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो v को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरर भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने ये फॉर्मूला डाला प्रोडक्ट वाला, इसमें जो चेंज इन एरर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन एरर इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्यों डाला, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये फॉर्मूला डाला, आपको बता भी है इससे पहले, तो उसमें सारा वैल्यू डाल दिया, 2% मास के लिए और 2 हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इसके लिए, और ये वाला स्पीड का जो एरर है 3, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8% मेरा काइनेटिक एरर, मैक्सिमम एरर काइनेटिक एनर्जी में कितना आ सकता है 8% का। समझे, घर जाना, एनसीईआरटी बुक खुलना, एनसीईआरटी बुक के बैक एक्सरसाइज मतलब चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है उसको करना, ठीक है। अगर कोई डाउट हो पूछना।
ठीक है, कल आपका मैथ्स क्लास है ना?